अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान और हमारे पास आज भी शो में बहुत कुछ है। पर्टिकुलरली आज बहुत सारे मेहमान हैं जो आज हमारे शो का हिस्सा होंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, हाई अचीवर्स जो बन जाते हैं, उनके बारे में हम ज़रूर बात करना चाहते हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो डिज़र्व करते हैं कि उनके बारे में बात की जाए, जितने बच्चे इंस्पायरिंग हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको एक बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन भी मिल जाती है। दैट्स ट्रू। जो बात हम किसी कर रहे हैं, आपको बताएं कि लाहौर में क्लास फेलो के हाथों जख्मी होने वाली खदीजा सिद्दीकी ने ना सिर्फ बहादुरी से अपना केस लड़ा है, बल्कि अपनी तालीम भी मुकम्मल कर ली है। खदीजा सिद्दीकी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की डिग्री हासिल की है और सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज और मुबारकबाद के पैगामात ने यकीनन खदीजा को एहसास दिलाया होगा कि वो अकेली नहीं है। कुछ तस्वीरें हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। अच्छा, खदीजा अकेली नहीं थी इस ग्रेजुएशन में हिस्सा लेने वाली। हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, इनफैक्ट बहुत सारे तो नहीं, लेकिन दो तो एटलीस्ट हमें यंग सेलिब्रिटीज नजर आए। एक थी माबरा हुसैन, दूसरे थे उज़ैर जसवाल। दोनों ने इसी साल इन्हीं के साथ ग्रेजुएशन की है और ये खदीजा और माबरा की तस्वीर भी खासी वायरल हो रही है। अच्छी तस्वीर है बाय द वे। और मैं इधर डेफिनेटली ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो यंग स्टार्स हैं, जैसे माबरा या उज़ैर या इवन खदीजा की आप बात कर रहे हैं, वो साथ साथ आपको यकीन दिला रहे हैं कि पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है। बेशक आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ भी जो भी आप करते हैं उसमें आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिल गई हो, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी है, बहुत कुछ करना है। एंड देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड सेल्फ डेवलपमेंट। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आई एम सो ग्लैड कि इन्होंने इतने ज़बरदस्त किस्म के प्रेसिडेंट जो हैं वो इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दी, क्योंकि पढ़ाई वैसे तो आपके पास डिग्री होनी ही चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी हालात आ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप चाहे अदाकारी ही करते रहें या चाहे आप गाना ही गाते रहें, जो इन इटसेल्फ बड़ी मुश्किल चीज़ है, उसको भी रिफाइन करने में आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस बड़ा मददगार साबित होता है। तो यस, अगर आप बगैर पढ़ाई किए तरक्की कर गए हैं, या फिर आप किसी अच्छी जगह पे हैं, या आप शोहरत हासिल कर लिया, या आपके पास बहुत पैसे हैं, तो प्लीज़ इससे ये सोचिएगा नहीं कि आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जी। और राइट जी, अब हम चलते हैं और हमारी टॉप स्टोरी से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि वाक़या 2002 में हुआ। कई अदालतों से होता हुआ केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट आया और कल पहली समाअत हुई, मगर मुल्ज़मान ने वकील ना होने का बहाना बना दिया। समझ तो आपको आ गई होगी हम किसकी बात कर रहे हैं। मुख्तार माई का केस हमारे निज़ाम इंसाफ का इम्तहान बन चुका है। चीफ जस्टिस ने 8 साल बाद केस उठाया है। उम्मीद है कि अब निमट भी जाएगा। आपको कुछ बैकग्राउंड भी दे दें। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुल्ज़मान अलादित्ता फयाज और दीगर पेश हुए। मुल्ज़मान ने वकील करने के लिए मोहलत तलब करते हुए समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की, जिसके बाद अदालत ने समाअत 27 मार्च 27 मार्च तक मुलतवी कर दी। पंचायत के हुक्म पर इज्तिमाई ज़्यादती केस में मुल्ज़मान की बरियत के खिलाफ मुख्तारा माई की दरख्वास्त 8 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर की गई। मुख्तारा माई की वकालत मारूफ कानूनदान एतजाज़ एहसन कर रहे हैं। इससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पंचायत के हुक्म पर मुख्तारा माई से ज्यादती करने वाले 6 मुल्ज़मान को 2002 में सजाए मौत सुनाई थी। हाई कोर्ट ने 2005 में 5 मुल्ज़मान को बरी करते हुए एक मुल्ज़िम को उम्र कैद की सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। मुख्तारा माई को 22 जून 2002 को मुजफ्फरगढ़ के गांव मीरावाला में पंचायत के हुक्म पर इसलिए इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था क्योंकि इलाके के बाअसर मस्तोई ख़ानदान को इस बात का गुस्सा था कि मुख्तारा माई का भाई उनके ख़ानदान की लड़की से शादी करने का ख्वाहिशमंद है। इसी पे हम मज़ीद बात करेंगे और हमारे साथ ख़ुद मौजूद हैं मुख्तारा माई साहिबा। बहुत शुक्रिया मुख्तारा माई साहिबा। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं, और आपको पता है कि एक ज़बरदस्त स्कूल चलाती हैं जिसमें उनके बच्चों को भी पढ़ाती हैं जिन्होंने इनके साथ जुल्म किया था। सो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तारा, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपके साथ जो वाक़या पेश आया, इसको कुछ 17 साल अगर कैलकुलेट किए जाए तो हो चुके हैं, मतलब एक पूरी जनरेशन जो है वो बढ़ चुकी है इसके बाद। तो इस वक्त आपका मुतालबा क्या है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मकसद क्या है? सिर्फ मुझे नहीं, आने वाली नस्ल को, क्योंकि जब 2002 में वाक़या हुआ था तो तब एक कोर्ट ने फैसला किया था, उसको भी उस फैसले में आखिर वो भी जज था, उसको कुछ नज़र आया था तो उसने फैसला किया था। और उसके अलावा हाई कोर्ट ने फैसला किया 2005 में 5 मार्च को 3 मार्च को, तो वो भी एक फ़ैसला था। फिर 2011 में जो फ़ैसला हुआ है उसमें 3 जज साहबान थे। 3 जज साहबान में से
एक जज जो था नासिर उल मुल्क साहब, उन्होंने एक अलग फ़ैसला दिया था। देखिए, उनको कुछ नज़र आया है तो उन्होंने अलग फ़ैसला दिया है। तो मुझे यही अदालत से अपील है, मुझे जो है ना इंसाफ दिया जाए। मैं कौम की बेटी हूँ, इस पाकिस्तान की बेटी हूँ, मुझे जो है ना इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे इंसाफ मिला, मेरी यही अपील है। मुख्तार, इतना हाई प्रोफाइल आपका केस था, पूरी दुनिया में आपने अपनी आवाज़ पहुंचाई और हैरानी भी होती है एट टाइम्स ये जान करके इतना डिले हो गया है ये मामला। अब आपको क्या उम्मीद है, ये केस कब तक निपट जाएगा, क्या नज़र आ रहा है आपको? ये तो मैं नहीं जानती कब तक निपट जाएगा। पिछले 17 साल में खैर ये उम्मीद ज़रूर करती हूँ, मुझे पहली उम्मीद तो मेरे अल्लाह से है, दूसरी उम्मीद मैं ज़रूर करती हूँ नया बेंच है, थोड़ा सा देखेंगे इस हवाले से। अच्छा, आपसे फाइनल सवाल मुख्तारा यही पूछेंगे कि किसी और मुख्तारा माई के साथ ऐसा जुर्म ना हो और फिर वो भी सालों अदालतों के धक्के ना खाती रहे, इसके लिए हमें निज़ाम और माशरे में क्या तब्दीलियाँ लानी होंगी? इसमें सबसे पहले जो मुझे मेरी समझ में आता है, जो कुछ मैंने झेला है, मैंने भुगता है, मतलब मैंने जो ऐसे समझे धक्के खाए हैं, तो इसमें मुझे नज़र आया सबसे पहले जो है ना थाना कल्चर ठीक होना चाहिए। इंसाफ का जो है ना वो इंसाफ जल्द मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तब जो है ना हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं, नहीं तो नहीं रोक सकते। इंसाफ मिलना ज़रूरी है और मुल्ज़िमों को सज़ा देना ज़रूरी है और मज़लूम जो है ना उनको देना ज़रूरी है। ज़बरदस्त आपने बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और जितने भी साल गुजर जाएं, ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ा मुश्किल होता है उस पर बात करने का। और जितने भी साल गुजर जाए हमारे माशरे में तब्दीली क्या आई है। कल आपकी नज़र से भी एक खबर गुजरी होगी, एबटाबाद में एक कत्ल हुआ और बाद में पता लगा कि वो कत्ल किसका था। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल आया था, आपको याद है, जिसमें 4 बच्चियां जो तालियां बजा रही थी किसी शादी पे, और उसके बाद उन सबको कत्ल कर दिया गया था। वो वीडियो जिस शख्स ने एक्सपोज की थी 7 साल बाद, कोहिस्तान में नहीं, एबटाबाद शहर में उसे कत्ल कर दिया गया। सोचें जरा। खैर, मुख्तार माई का ये कहना था थाना कल्चर बदलना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये की। और उसके बाद जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। ये 17 साल 20 साल लोगों को 50 साल हो जाते हैं जब खासतौर पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहती। दैट रियली किल्स द स्पिरिट। उसके बाद आपने क्या ज़िंदगी जीनी है? अच्छा, जिस जायदाद पे आपका हक है, अगर आपका पोता इस्तेमाल करे तो क्या ही फायदा। Anyway, let us move on. बड़ा कोई भी कहती है अगर मैं वो पोता हूँ तो शायद इतनी बुरी बात भी नहीं है। Anyway जी, आगे चलें, बहुत सी बातें और भी करनी है आपसे। तो आपको बताएं कि पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि एक स्कूल टीचर ने अपनी स्टूडेंट को बुलिंग से बचाने के लिए उस जैसा हेयर कट करवा लिया था। आपको याद हो गया, तस्वीर दिखाई थी। तो आज भी हमारे पास एक ऐसी ही खबर है और अमरीकी रियासत अटलांटा के कॉलेज में नेथन अलेक्जेंडर नामी प्रोफेसर क्लास लेने आए तो उनकी एक जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपनी 5 माह की बेटी साथ रखी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कोई जगह नहीं थी उसको छोड़ने के लिए। तो प्रोफेसर ने, ताकि वो नोट्स ले सकें, बच्चा उठा लिया। सोचें कि प्रोफेसर इज टीचिंग द क्लास और उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो और मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखता हूं। बैग में डाल लेता हूं। तो बैग में डाल लिया। एंड सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। एंड आई डोंट नो उस प्रोफेसर को फिर लोगों ने सीरियसली कैसे लिया होगा, जिसके हाथ में गई है ना लटके लटके, वो देख रहे हैं आप इस तस्वीर में, और उससे उसके हाथ में वो उसकी चूची भी पकड़ी हुई है, पेसिफायर भी पकड़ाया हुआ है। सो इन प्रोफेसर साहब की तस्वीर जो है वो वायरल हो गई है, भाई होनी भी बनता थी। सो नाइस। मतलब इस तरह अगर आपके टीचर्स आपको छोटी छोटी चीज़ों में अगर मदद करें तो क्या ही बात है। और ये भी बात मुझे अच्छी लगी कि अगर उसके पास कोई और जगह नहीं थी तो वो अपने बच्चे को कॉलेज ले गए, बिकॉज क्या हो सकता है, बच्चे को तो इधर-उधर नहीं छोड़ सकते। अच्छा, ना दुनिया में वैसे तो सब असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए, लेकिन बाज़ असातिज़ा इस तरह के जेस्चर्स देते हैं या फिर आपसे ऐसी बातें करते हैं कि आपका मोटिवेशन लेवल अगर यहाँ होता है ना तो वो यहाँ चला जाता है, लेकिन बाज़ नहीं भी करते तो वो भी होते हैं। पढ़ाई में आ जाता है ओनली बिकॉज ऑफ दोस टीचर्स। तो लिहाजा इफ यू आर अ टीचर, एम टू बी दैट काइंड ऑफ टीचर। हाँ। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और आपको बताना यह है कि सना मीर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से 1 डे टीम के लिए मुंतखब किया गया है, विच इज़ ग्रेट। अब ऑफिशियली उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला है और इन्हें आईसीसी कैप मिलना बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए कितनी फख्र की बात है। बहुत ज़बरदस्त। मतलब शी इज़ आपको पता है कितनी सेलिब्रेटेड हमारी वो क्रिकेटर ऑलरेडी हैं और अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से 1 डे टीम जिसमें और भी मुल्कों के होंगे प्लेयर्स, जिनमें ये भी हैं पाकिस्तान की तरफ से, दैट इज़ कमेंडेबल, ऑसम।
पे हमारी ख़वातीन, और कल नॉट बिकॉज कल विमेंस डे है तो मैं ऑलरेडी बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ अराउंड दिस टाइम, लेकिन क्या ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट्स हैं हमारी ख़वातीन की, ऑसम। इसके बारे में मज़ीद भी बात करेंगे। मज़ीद बात करनी है, कुछ मेहमान भी हमने मदऊ किए हुए हैं इस सिलसिले में। अच्छा जी, आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के चेयरमैन मुंतखब हो गए और चेयरमैन पीपल्स पार्टी के माजी के इक़दाम बताते हैं कि मुल्क में इंसानी हकूक़ के लिए अच्छी खबर है। उम्मीद है कि बिलावल अपना रिकॉर्ड बरकरार रखेंगे। बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब तक इंसानी हकूक़ को यकीनी नहीं बनाया जाता जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। I believe that human rights is a fundamental issue that crosses all party lines. Without human rights, we cannot have a functioning democracy. बिलावल भुट्टो ज़रदारी सियासत के दाव पेच सीखने के साथ साथ इंसानी हकूक़ के हवाले से भी खासे सरगर्म रहे हैं। उन्होंने बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत से अहम मौज़ूआत पर आवाज़ उठाई है और इस ज़मीन में बारहा अपनी जमात की सफ़ों को भी दुरुस्त किया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर शीरी मज़ारी को इंसानी हकूक़ का वज़ीर बनाए जाने के बाद बिलावल भुट्टो का इस ओहदे पर आना बिलाशुबा खुश आइंद है। होपफुली वो नताइज देखने को मिले इंसानी हकूक़ के सिलसिले में जिसकी पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आसमा, ये बताइएगा कि बिलावल का एक ज़ाती किरदार ये रहा है, हमेशा से हमने नोटिस किया कि वो औरतों और अक़लियतियों माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए आवाज़ भी उठाते रहे हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत से इस पर इक़दाम भी करवाते रहे हैं। तो आपकी नज़र में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिलावल का कमान संभालना कितना फ़ायदा देगा? बिलावल का एक पूरी दुनिया के सामने जो इमेज है ख़ुद मोहतरमा की तरफ से, फिर जब से वो ख़ुद पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, औरतों के, अक़लियतों के, इवन जो पाकिस्तान के जो पिसा हुआ तबका है उसके हवाले से जो उनके स्टेटमेंट्स रहे हैं, जो उनकी विजडम रही है, जो उनकी थिंकिंग रही है, मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही एक्टिव, बड़ा ही ज़बरदस्त जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी और हमने सुना भी कि फ़ॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है ख़ारजा अमूर की, उसको सपोर्ट कर दिया जाए इनके बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के। लेकिन ह्यूमन राइट्स का इतना वाइड स्कोप है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा इस ह्यूमन राइट्स के अंदर तमाम पाकिस्तान के भी इवन इंटरनेशनल इश्यूज़ जो हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। मसलन कश्मीर के मामले के ऊपर पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स हैं उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। जो ख़वातीन के मसले हैं, जो बच्चों के मसले हैं, बच्चों के हवाले से जो कि, और फिर उसके साथ साथ जितना भी इस्तेहसाल माशरे के अंदर है, कौन सा ऐसा पैमाना है जो ह्यूमन राइट्स में नहीं आ सकता। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो चेयरमैनशिप है ये सही शख्सियत के पास गई है और कायमा कमेटी कौमी असम्बली की एक भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएगी पाकिस्तान के अंदर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, और कश्मीर समेत जो दीगर जगह हैं उनके अंदर भी ये एक अहम आवाज़ जरूर उभरेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। अच्छा, कायमा कमेटी तो होपफुली भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएगी, लेकिन आसमा ये भी आपसे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि बिलावल का एक किरदार होगा। उस तरफ डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा हैं, वो भी इंसानी हकूक़ के लिए एक बुलंद आवाज़ है, बतौर वज़ीर कोशिश भी करती रही हैं। लेकिन मामला ये है कि क्या उनकी सुनी जाती है? हुकूमत मजमूई तौर पर इस तरफ काम करने के लिए सीरियस नज़र आ रही है? देखिए, शीरीन मज़ारी एक बहुत अच्छी चॉइस थी। जब उनको दिफा का पोर्टफोलियो मिल रहा था, लेकिन फिर वो ह्यूमन राइट्स का उनको पोर्टफोलियो दिया गया। लेकिन आपने देखा कि हाल ही में जितने अच्छे इक़दाम ह्यूमन राइट्स वजारत ने किए हैं, गवर्नमेंट के इदारों में कम ही वजारतें ऐसी नज़र आई हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म करी हैं। तो एक बड़ी अच्छी एक जो एक्सटर्नल जो होता है, यानी कमेटी के अंदर जो एक्स्ट्रो होता है या वज़ीर उसका हिस्सा होता है एक्स ऑफिशियो के तौर पे, एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शीरीन मज़ारी का बनेगा, क्योंकि एक लिबरल प्रोग्रेसिव सोच की हामिल हैं वो ख़ुद भी, और बिलावल भी जो हैं वो एक लिबरल प्रोग्रेसिव सोच के मालिक हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर बहुत अक़लियतों को बहुत ज़्यादा पावरफुल किया है, बड़ी आवाज़ बनाई है, और फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर वो इनके साथ खड़े होते हैं, हर जगह अपनी पार्टी लाइन से भी अलग
होके वो बात करते हैं। तो एक अच्छा जो एक मेरा ख्याल है दोनों कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आसमा शिराज़ी हमारे साथ मौजूद थी। यही ख्याल है कि इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, शीरीन मज़ारी साहिबा और बिलावल, और दोनों के माइंडसेट थोड़ा सा ऑब्वियसली लिबरल माइंडसेट है, जिस तरह आप भी कह रही थी। थिंग्स कुड एक्चुअली बी गुड, थिंग्स शुड बी गुड, क्योंकि आजकल जो जिस तरह की खबरें मैं तो वो कोहिस्तानी के कत्ल से ही जहन से नहीं निकल पा रहा है वो सिलसिला। तो यस देयर आर लॉट ऑफ कॉर्नर्स व्हिच नीड टू बी कवर्ड अप और सीन। आपको पता है ना, लाइव शोज में ऐसी बातें आपके कान में पड़ जाती हैं अचानक ऑन एयर आने से पहले कि आपके लिए फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा ठीक है, वो कह रहे थे कि मेरे ना पैर नजर आते थे, कहते पैर काट दो। मैंने कहा, मैं डर गया एकदम से, मैंने कहा पैर क्यों काट रहे हो मेरे? आज ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आज मतलब ये था कि कैमरे से काट दो। हाँ, मतलब कि फ्रेम से काट दो, बट एनीवे दे डोंट वांट टू नो। लेकिन आपकी कोई बईद नहीं है, आप यू नो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा जी, बात ये है कि मैं अभी ब्रेक में अब्दुल्ला से भी ये कह रही थी और जनरली मैं बात कर रही थी कि 8 मार्च जब आ रहा होता है ना इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। ये वी वुमेन रियली ओन दिस डे। तो मैं अब्दुल्ला को ये बताई थी कि कल प्लीज मेरा मजाक न उड़ाना, मैं पूरा तैयार होके आऊंगी। इट्स लाइक अ बर्थडे सेलिब्रेशन, लाइक पूरा तैयार जैसे मॉर्निंग शोज में आप यूजुअली देखते हैं ना, वो वाली फुल तैयारी आप लेकिन मैं वो वाली तैयारी करूंगी। बड़ा पॉइंट मारा आपने। अभी हम कल के बारे में आपको बता दें, कल यानी 8 मार्च को दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से भरपूर तैयारियां हो रही हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? औरत मार्च हो रहा है जी, वो निकाला जाएगा और ये दूसरा साल है कि पाकिस्तान में औरतें अपने हकूक के लिए खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मार्च निकालेंगी और इसी पर हम मजीद बात भी करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट टू यू। इस वक्त हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है मुनीज़ा अहमद ने, जो कि कराची में कल होने वाली औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर्स में शामिल है। इनफैक्ट इन्हीं ने पिछले साल जो पहला हुआ था औरत मार्च, वो भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। मुनीज़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और लाहौर से हमें कौन ज्वाइन कर रहा है? लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं निकद्दाद साहिबा, जिन्होंने लाहौर में औरत मार्च मुनक्कद करने का काम अपने जिम्मे ले रखा है। तो सबसे पहले ज़रा कराची आ जाते हैं और कराची में हम जानते हैं मुनीज़ा से कि मुनीज़ा, अभी दूसरा साल है ये औरत मार्च आप कर रही हैं, क्या मकसद होता है? एक आम आदमी जो हमें देख रहा है, जिसको नई सेंस है या इसके नाम से नहीं समझ पा रहा है, वैसे तो नाम से समझ आ ही रहा होगा, उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं आप लोग इस मार्च के जरिए? तो आई थिंक औरत मार्च एक ऐसा इवेंट है, ऐसा इनिशिएटिव है जो कि यंग औरतें जो है वो साथ मिल के मुनक्किद करती हैं। लास्ट ईयर वी हैड अबाउट 20-25 वुमेन जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। इस साल वी हैव अबाउट 100 वुमेन विद अस। हम अपने आप को हम औरतें कहते हैं। औरत मार्च का मेन पर्पस ये है कि हर तबके की औरत, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की औरत, वेदर शी इज़ अ लॉयर, अ मजदूर, अ टीचर, अ स्टूडेंट, बेसिकली कम टुगेदर टू आस्क for their right to end violence, their right to end harassment, their right for economic justice, their right to have access to health. तो ये हमारी कुछ डिमांड्स हैं। एंड लास्ट ईयर वी हैड अबाउट 5,500 women. दिस ईयर वी एक्सपेक्टिंग कि 10,000 औरतें बेसिकली रोड पे व्हाट वी से रोड पे आएंगी, मार्च करेंगी और अपने डिमांड्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा निकत, आपकी तरफ भी आते हैं। बहुत ही अच्छी ये काविश है, बहुत अच्छी कोशिश है। दूसरा साल है, इट शुड बी डेफिनेटली मेगा सक्सेस। खासतौर पे लाहौर, इस्लामाबाद में भी इस बार हो रहा है। तो ये बताइएगा कि यकीनन औरत मार्च से अवाम में ख़वातीन के हकूक़ का शऊर दिलाने की कोशिश की जाती है। माशरे पर इसके असरात कब तक नज़र आएंगे? क्योंकि हम आए दिन इस किस्म की खबरें सुन रहे होते हैं जो कि हमें लगता है कि अभी ऐसी चीज़ें लोगों, इतने लोग सेंसिटाइज हो गए, इतनी अवेयरनेस फैला दी गई है कि अब तो रुक जाएं, लेकिन रुकते नहीं है। तो निकत, आप बताइएगा। अच्छा, एक तो ये कि पिछले साल लाहौर में भी औरत मार्च हुआ था और ये कि मैं कोई सोल ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ। ये चूँकि मुनीज़ा ने कहा हम औरतें, तो ये हम औरतों के बैनर के अंडर बहुत सी यंग औरतें इसकी ऑर्गेनाइजिंग में हिस्सा ले रही हैं तमाम शहरों में। तो जो असरात हैं, देखें, औरत मार्च एक मूवमेंट है जो कि जिसमें तमाम लोगों की, तमाम ख़वातीन की, हर तबके से जो ख़वातीन हैं उनकी आवाज़ों को शामिल किया गया है। इसके जो असरात हैं वो बड़े स्लोली, ग्रेजुअली हमको नज़र आएंगे। हम आवाज़ उठा रहे हैं उन इशूज़ पे जो कि टैबू कंसीडर की जाती हैं। वो बातें जो माशरे में आम तौर पे नहीं की जाती, हम उन बातों को सड़कों पे ला रहे हैं ताकि आम लोग उन बातों को सुने और नॉर्मलाइज़ करें हम इस नैरेटिव को कि ये जो जितनी भी जो डिस्क्रिमिनेशन है औरतों के ख़िलाफ़, ना सिर्फ औरतों के ख़िलाफ़, हमारी ट्रांस बहनों के ख़िलाफ़ जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उस नॉर्मलाइजेशन को, इस
इस नैरेटिव को इतना फैला दें कि आम लोगों से ये डिमांड आए, सिर्फ ये ना कि चंद औरतें डिमांड करें, आम लोगों से डिमांड आए उन तमाम केसेस की जो पेंडिंग है कोर्ट्स में, उन तमाम इश्यूज़ की जिन पे बात की जाती है और फिर शट डाउन कर दिया जाता है औरतों को। तो मेरे ख्याल में औरत मार्च एक मूवमेंट है, ये वन ऑफ मार्च नहीं है जो कि मार्च से शुरू होता है, फिर पूरा साल जो औरतें इसमें शामिल होती हैं, जो मुख्तलिफ इश्यूज़ पे काम कर रही हैं, वो अपने काम को इस मार्च के ज़रिए से आगे बढ़ा के और पूरा साल उस पर काम करती रहती है। तो उन आवाज़ों को जो मार्जिनलाइज्ड है, जो मुनीज़ा आपको भी इसमें शामिल करना चाहेंगे कि अगर मुझसे पूछें कि भाई एक साल में एक दिन मार्च निकालने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जानना आपसे चाहते हैं कि सारा साल ये ख़वातीन औरतों के हकूक़ के लिए क्या काम कर रही होती हैं जिसको फिर सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत सारी बातें, निगत आपकी बात को भी आगे लेते हुए कि अब वो बातें डिस्कस होने लगी हैं जो पहले नहीं होती थी। फॉर इंस्टेंस एक नॉर्म है, एक नॉर्मल चीज़ है कि खाना खातून नहीं गर्म करना है, तो वो जो प्लेकार्ड्स आए थे कि अपनी प्लेट खुद उठाओ या अपना खाना खुद गर्म करो, ऑल्दो उसकी मीम्स भी बहुत में बनी, लेकिन एटलीस्ट पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। I think absolutely. I think वो जो एक पोस्टर था, even though that was part of sort of एक it was a student at Habib University जिसने कैरी किया था, but it actually started questioning gender roles. और हम ये कहते हैं कि घर का काम actually सबका काम है. So मतलब हमारे for example when I was a child, तो my father also used to help out in the house. वो थोड़ा सा काम कर लेते थे, अम्मी थोड़ा सा काम कर लेती थी. Especially with women who are working now, if you know if their husbands or fathers are supporting them or their sons are supporting them, I think that's a good thing. जो कि औरत को घर पे support करता है and enables her to do a job or अच्छा निगत ये भी बताइएगा कि अगर हम बात करें, ऑब्वियसली ये बड़े बड़े शहरों में ये मार्च हो रही है और ज़्यादातर शहरों की ही ख़वातीन ने इसको ऑर्गेनाइज भी किया है। और बाय द वे हम एक यहाँ डिस्क्लेमर भी दे दें, हम इन दोनों ख़वातीन से हमने पूछा भी है कि दिस मार्च इज़ नॉट फंडेड और स्पॉन्सर्ड, ये इंडिजिनसली इन ख़वातीन ने खुद ऑर्गेनाइज किया और ख़ुद कर रहे हैं, तो लिहाजा पीछे से कोई बैक फंडिंग इसकी नहीं आई। ये मैं वैसे वाजे करना चाहती थी, फिर उठना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन एट हैंड, निगत ये बताइएगा कि शहरों की निस्बत हमारे कबायली इलाकों और देहात में ख़वातीन की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती है, तो उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हुमा बहुत अच्छा सवाल है ये कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ये बड़े शहरों में हो रही है, लेकिन शायद ज़्यादा लोगों को ना पता हो कि मर्दान में भी मार्च एक हो रहा है, कोयटा में भी हो रहा है, फैसलाबाद में भी हो रहा है। तो पहले अगर आप देखें तो ये इवेंट सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक महदूद थे, अब ये आगे आगे सिलसिला बढ़ता जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि औरत मार्च अगर अब इस दफ़ा बहुत से शहरों में हो रहा है, औरत आज़ादी मार्च हो रहा है और भी बहुत से मार्चेज़ हो रहे हैं, तो बहुत से देहातों में भी मार्चेज़ हो रहे हैं। शायद ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि उनकी भी इसी तरह कवरेज करें जिस तरह बड़े शहरों में कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रोसेस है, ये आवाज़ें जो हैं ये स्लोली ग्रेजुअली हमारे देहातों में भी जाएंगी, हमारे कस्बों में भी जाएंगी और वहाँ से जो आवाज़ें उठी उनको भी ऐसी कवरेज मिलेगी। लास्टली ये बता दें कि जरा मर्द हज़रात भी इस औरत मार्च में आ सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मर्द हजरात बहुत से हमसे सवालात पूछ रहे हैं कि औरत मार्च में मर्द आ सकते हैं। ज़रूर आ सकते हैं, अपनी घर की औरतों को साथ लेकर के आएँ और आए तो सुने औरतें क्या कह रही हैं, बजाय ये कि हाईजैक करें, अपनी उनको स्पेस दें। ऑलरेडी तो मैं बता दूंगा कि कहाँ हो रहा है मार्च। निगत लाहौर का आप मेंशन करते हैं, हमारे पास चंद सेकंड्स हैं बस। जी, लाहौर में जी लाहौर प्रेस क्लब 3 बजे हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ निकल के आए अपने घरों से, क्योंकि हम सबका मार्च है। अच्छा जी, प्रेस क्लब इकट्ठे होंगे लाहौर में, कराची वाले जो है फेयर हॉल से ये स्टार्ट। बहुत शुक्रिया निगत एंड मुनीज़ा फॉर बीइंग हियर एंड वी वांट टू विश यू लक फॉर टुमारो, इंशाल्लाह वील बी देयर एज वेल। सारी खवातीन और आदमी, लड़के, मर्द जो देख रहे हैं वो भी कल इस मार्च में ज्वाइन कर सकते हैं। अपने घर की खवातीन को लेकर इस मार्च में जाएं, क्योंकि इस मार्च से ज़्यादा वहाँ जो बातें करेंगे लोग, जहाँ वो बातें आप सुन सकेंगे उन अचीवर्स की, उन खवातीन की जिन्होंने अपनी जिंदगी में एनी पोस्टर्स वगैरह, तो इस बात को ट्रिवियलाइज ना करें, एक अच्छे ह्यूमर के साथ जाएं एंड टेक इट लाइक दैट। बहुत सी बातें और हम आपको वादा कर चुके हैं कि आज हमारे शो पे बहुत गेस्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने करनी है। और पर्टिकुलरली वो माँ बाप हमारा ये शो का हिस्सा जरूर देखें जो कंसर्न होते हैं, जैसे कि मैं बड़ा कंसर्न हूँ कि मैं अपने 2 साल के बच्चे को क्यों स्कूल में डाल दूँ, अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है। तो हमें लगता है कि ज्यादती हो रही है, लेकिन ज्यादती हो रही है कि नहीं हो
रही, ये भी हम पता करेंगे आज के शो में। बड़ी ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज एज वेल। हमारे गेस्ट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो बताएं कि सिंध में असातिज़ा का मयार और तालीम का जो हाल है वो सबके सामने है, और अगर फिनलैंड का मॉडल अपना लिया जाए तो तालीमी मैदान में बड़ा इनकलाब आ सकता है। फिनलैंड की आबादी सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 55 लाख है। अंदाज़ा करें, हमारे तो पिंड जो होते हैं ना, गाँव होते हैं, उनमें भी लोग ज़्यादा होते हैं, तो लेकिन पूरे फिनलैंड की आबादी जो है वो 55 लाख है, और रकबा बलोचिस्तान से भी 3 गुना कम है। और इसके बावजूद फिनलैंड दुनिया में बेहतरीन निज़ाम तालीम की वजह से पहले नंबर पर है, और फिनलैंड दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जहां बच्चों को कोई मजमून नहीं पढ़ाया जाता। अब नाउ दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न कि ये होता किस तरह है। बच्चे की तालीम जो है वो 7 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, और 6 साल तक ना कोई इम्तहान होता है और ना ही कोई टेस्ट। मेरा 6 साल की एज की हम बात नहीं कर रहे, तालीम 7 साल में शुरू हुई, उसके बाद जो अगले 6 साल है उसमें कोई टेस्ट कोई इम्तिहान नहीं है। तालिब इल्म लायक है नालायक है, एक तो हमारी ये बड़ी डिवीजन हो जाती है, ये लायक बच्चे नालायक बच्चे। जो नालायक बच्चे हैं वो वैसे ही इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें जिंदगी में कुछ करना हो तो नहीं करते। हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग होता है, तो ये कंपैरिजन तो ऑलरेडी बिल्कुल अनफेयर है। अच्छा, तालीमी निज़ाम तबकाती नहीं है उनका। तलबा को पीरियड के दौरान 75 मिनट का वक्फा दिया जाता है। असातिज़ा क्लासों में कम वक्त लेते हैं, बच्चों की तरबियत पर ज़्यादा जोर देते हैं। स्कूल के असातिज़ा के लिए मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी है, विच इज़ ग्रेट एज़ वेल। फिनलैंड में 100% तालीमी इदारे हुकूमती फ़ंड से चलाए जाते हैं। तालीमी इदारों में यकसा निसाब होता है, यानी एक करिकुलम होता है। स्कूल टीचर की सालाना तनख्वाह $40,000 तक है, विच इज़ अ ग्रेट पैकेज। बहुत ही अच्छा। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, रट्टा लगाना जुर्म है उधर। यहाँ जो हमें कहते हैं ना कि आंखें बंद करके बस हिलना स्टार्ट हो जाओ, रट्टा लगा लो, वहाँ आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको समझना है कि हो क्या रहा है फिनलैंड में। आंखें बंद करके हिलना स्टार्ट क्या हुआ अच्छा, मैं चल के हर किसी का अपना तरीका होता है जो कि गलत है, ये तरीका ही गलत है। तो फिनलैंड में जी असातिज़ा का कोई एहतसाब नहीं होता, और स्कूलों में बच्चों का मुकाबला भी नहीं होता। बेस्ट ही हो गया सब कुछ, बल्कि उन्हें एक दूसरे से ताउन करना सिखाया जाता है, जो कि शायद हमारे यहाँ कम है। तो जल्दी से अपने गेस्ट से भी आपको इंट्रोड्यूस कर लें और उनसे बात करनी है। सबसे पहले तो हमें मेना साते, जो कि आई नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सॉरी मेना, बट शी इज़ हेयर विद अस एंड शी इज़ रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो एंड कमिंग टू पाकिस्तान एज वेल। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है सलमा आलम, जो बड़ी पैशनेट है इस कॉज को लेके, और एक नया कॉलेज उन्होंने अडॉप्ट किया है हुकूमत सिंध से। और इसके अलावा भी कुछ हमने मॉडल्स देखे हैं जो स्कूल्स इस तरह अडॉप्ट किए गए हैं मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, बड़े कामयाबी से चल रहे हैं। इनके क्या इरादे हैं और क्या यहाँ पर ये फिनलैंड वाला मॉडल राइट किया जा सकता है, ये बात करेंगे बिल्कुल। लेकिन वील स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद मेना, बिकॉज मेना वी वर जस्ट गिविंग अ डिटेल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम in Finland, and it looks very promising, but it is so different from what we do here in Pakistan. So did you guys also have to revamp the whole thing, or it has been like this always? No, absolutely not. Finland was a very poor country 100 years ago, and back in the 1970s, the country decided collectively that we invest in education. So we started an education reform that has revamped the whole system, and it's still ongoing. You know, you can't stop the process with education. You have to keep on working on it. So what happened was we focused on the teacher education. And teacher education. Teacher foremost. education. Right. So in Finland, the teachers get 5-year master's degrees nowadays. So the master's degree takes 5 years. It takes 5 years to complete. Yes, अभी हम सारा आपको बताते हैं कि actually क्या-क्या वहाँ होता है. Yes, and it's a research base. So and it combines the theory and the practice. So from the first year, the teachers they go actually in a classroom to observe and then practice. So when they are already professional teachers, they've been already teaching for a while, and they're ready to take on control of it. It's a separate certification, as in you get a particular kind of a master's degree to become a teacher? It's a master in education. It's a master's in education. Yes. You can only have a master's degree in education and then teach in Finland? Yes. All right. So हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि बड़े ही ज़बरदस्त इक़दामात हैं जो फिनलैंड ने उठाए। वो कह रही हैं ऐसा हमेशा से नहीं था, तो इस मुल्क ने भी इवॉल्व किया है। ये नया निज़ाम तालीम एग्जैक्टली राइट किया गया है। 100 साल पहले एक बहुत ही गरीब मुल्क था, इसलिए फैसला किया कि भाई तालीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। और अब ये 5 साल एक प्रोग्राम है जो टीचर्स को करना पड़ता है टू बिकम अ टीचर एक्चुअली। तो यानी तालीम की रिफॉर्म के लिए असातिज़ा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मतलब फोरमोस्ट चीज़ जो इन्होंने की वो अपनी टीचर्स जो हैं, जिसको हम यहाँ टीचर ट्रेनिंग भी कहते हैं, तो वो उन्होंने बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की कर ली। 5 साल लगते हैं इस चीज़ को करने में। सलमा जानते हैं सलमा, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही 180 डिग्री का कॉन्ट्रास्ट है जो वहाँ हो रहा है या बाकी दुनिया में भी हो रहा है। हमारे बच्चे पे इतना बर्डन है, हमारा बच्चा कंपटीशन के बोझ तले दबा जाता है, रट्टे उसे लगाने पड़ते हैं, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की अलहदा रेस
केस है, तो हम अपने निज़ाम में ये चीज़ें इनमें या फिर इनमें से कुछ चीज़ें ला सकते हैं बेहतरी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि हमारा जो निज़ाम है वो जिस मेयार पे होना चाहिए उससे हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, मसला ये है कि अगर हम हम एक स्टैंडर्ड जहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं ना, सपोज़ करें लिटरेसी और न्यूमरेसी, हम मैथ और इंग्लिश या मैथ और उर्दू ही उठा लें, अगर हम वहाँ तक भी पहुँच जाए ना, हकीकत ये है कि दुनिया बहुत आगे चली गई है। अब ये काफ़ी नहीं है कि मैं सिर्फ एक ख़त लिख पाऊँ या मैं ड्रामा लिख पाऊँ जी, वो इसकी डेफिनेशन ही बिल्कुल बदल गई है। आप लोग जो बात कर रहे थे एक रट्टा लगाने का जो एक तरीका है, वो आपको इट विल नॉट गारंटी यू एनी सक्सेस आज के ज़माने में, राइट। अब आपको और किस्म की मजमून जानने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरमेंटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, ये कितनी अहम चीज़ है इस दुनिया में जहाँ आपको हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रहा है। यू हैव टू बी एबल टू टेल कि ये सच है, ये झूठ है, राइट। और उसके अलावा देन यू नीड थिंकिंग स्किल्स, राइट, लाइक थिंग्स लाइक क्रिएटिव होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करें, लोगों के साथ काम कर सकें, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो फिनलैंड का जो मॉडल है ना, उसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि इन लोगों ने जो रिसर्च जो मीना ने जिक्र किया कि इंसान सीखता कैसे है, बच्चे सीखते कैसे हैं, किसी चीज़ को जानना जो है वो दिखता कैसे है। हाउ डू आई नो दैट आई नो समथिंग, राइट। मेरे क्या करने से ये चीज़ वाज़ेह होगी। क्या टेस्ट एक वाहिद तरीका है ये जानने का कि मैं क्या जानती हूँ, या उसकी कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो इसलिए ये एक जो मॉडल जो है, जो आपने भी कहा मजमून ख़त्म हो चुके हैं, अब इनका पूरा जो एजुकेशन करिकुलम है वो रियल वर्ल्ड इश्यूज़ में बेस्ड है। अच्छा सलमा, हमारे यहाँ खौफनाक एक एलिमेंट है एजुकेशन के बिजनेस होने का। अमेरिका में भी 5 साल तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, लेकिन यहाँ चूंकि प्राइवेट स्कूल ओनर्स ने 2 साल की उम्र से बच्चा बुलाना है क्योंकि पैसे लेने हैं, 30-30, 25-25 हज़ार रुपये महीना पैसा जब लेना है तो वो बिजनेस बन गया। जब बिजनेस बन जाए तो फिर आप जो मर्जी करें, क्योंकि हुकूमत बेस्ड एजुकेशन नहीं है। What would you say about that? देखें, हमारा जो इदारा है दूरबीन के नाम से, we're a non-profit company, हम हुकूमत के साथ जो हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, ठीक है। अब ये बहुत एक मुश्किल काम है हुकूमत के साथ काम करना, राइट। वी ऑल नो दिस, राइट। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हम इस पे डटे रहे। क्यों हम डटे रहे गवर्नमेंट सेक्टर पे, क्यों हम डटे रहे? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें, तालीम में तफरीक नहीं हो सकती है। ये नहीं मुमकिन है कि मेरे पास प्रिविलेज होगा, पैसे होंगे, तभी मुझे एक अच्छी मेयारी तालीम मिलेगी। हो ही रहा है। और देखें, कंट्रीज विल नेवर प्रॉस्पर जब तक अच्छी तालीम जो है वो सब तक ना पहुंचे, वरना आपका वही एक सेगमेंट है सोसाइटी का जो बेहतरी की तरफ जाता रहता है। ऑलरेडी इफ आई मे ऐड कि 3, 4, 5 साल के बच्चे को पता होता है कि मुझ में और उसमें क्या फ़र्क है, हालांकि बच्चों को ये फ़र्क बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। आई विल आस्क मैना, व्हेन डिड यू all decide that a child should go to school at the age of 7? Because by our standards, if you ask, a child is old and done with by the time he's 7. You should be done with the registration even when the child is not born. Yeah, sometimes there are schools where you have to register the unborn child's name as well. So Mena, 7? Why 7? At the 7th, this is part of the reform, and it became after that. But I have a son who's 3 years old, and no, the kid is not at home. It's an early education unit, so there are things we are preparing the children already from very early on, but we focus on social skills and how to interact with other kids, and slowly build through play on these things. So a lot of kids actually do learn how to read and count before they go to school at the age of 7. Before they join the formal, if they want to. So it's through to play. So I can see from my own son, he already knows the numbers and the letters. He doesn't have to read yet. He's 3. Let's be honest here, what would he read? So, but by the time he goes to school, he's ready. He knows how to behave in a group. He knows how to interact. He is more receptive to teaching. Brilliant. And they enjoy school. Awesome, nice. देखिए, नई चीजें हम लोग सीखते हैं कि 7 साल की उम्र तक स्कूल तो चलो 7 के बाद से पहले भी बहुत सी चीजें जो आप करा सकते हैं। और होम स्कूलिंग भी है, बहुत सी चीजें। कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ पढ़ा सकते हैं, सब मिलके एक बच्चों को अपने तो ये हमने सिर्फ इनको इनवाइट भी किया था आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि चीजें दुनिया में एजुकेशन का जो निज़ाम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। आपको विद द टाइम और वो जो आपके बच्चे के स्कूल वाले आपको परेशान करते हैं ना कि नहीं अब 1 साल का हो गया स्कूल में नहीं जा रहा, तो आपकी
ज़िंदगी अजीब अंधेरा आ गया है, नानियाँ दानियाँ परेशान करना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब सलमा लास्टली एक बात कहना चाहती हैं, आप कुछ इंटर के स्टूडेंट्स को मुखातिब करते कुछ कहना चाहती हैं? हमने जैसे मैंने जिक्र किया एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, और उनका एक सरकारी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन की हमने मैनेजमेंट ली है। वहाँ पे हम एक 4 साल का B.Ed डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं उन बच्चियों के लिए इंटरमीडिएट की जो टीचर्स बनना चाहती हैं। तो हम एक अपील करेंगे, देखें माशरे में टीचिंग का वो दर्जा नहीं रहा है, लेकिन हमें इतना भी पता है, रिसर्च बिल्कुल साफ़ या वाज़ेह करती है कि जब तक किसी भी माशरे में टीचर्स का दर्जा और मेयार बेहतर नहीं होगा, तालीमी निज़ाम भी वहीं का वहीं रहेगा। सो हम अपील करेंगे, हम एक नई चीज़ करना चाह रहे हैं, एक नया नस्ल पैदा करना चाह रहे हैं टीचर्स का। तो आप प्लीज़ ज़रूर इनकरेज करें। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, दूरबीन.pk। गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद का भी अपना वेबसाइट बन रहा है, वहाँ पे जाके मालूमात लें। प्लीज़ डू अप्लाई। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच लेडीज फॉर कमिंग हियर, सलमा एंड मैना, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक विद ऑल दैट यू गाइस डू। अच्छा जी, ये तो हम आपको थोड़ा एग्जांपल्स देना चाहते हैं कि और क्या क्या तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो है, हमारा एजुकेशन का जो निज़ाम है वो बदलना है, इसकी तो हमने ठान ली है, रिफॉर्म बहुत ज़रूरी हो गया। और इसी तरह बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जनाब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिस पर से मेरा दिल तो कर रहा है बहुत कुछ कहने का, लेकिन हम भी रिस्ट्रेन करेंगे और जो हमारे पास है इन्फॉर्मेशन वो ही देंगे आपको। तालीमी इदारों में तलबा तालिबात के लिए ड्रेस कोड मुतय्यद करने का सिलसिला चल रहा है। बात न जाने कब तक कहाँ तक पहुँचेगी। एक्चुअली अगर बहुत ही मसला है तो फिर हमारे जहन में तो यही आया था कि यूनिफॉर्म क्यों नहीं तजवीज़ कर देते। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने तालिब इल्मों के लिए ड्रेस कोड जारी किए हैं। यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन बाकायदा आया जिसके मुताबिक गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करने और गैर मुहज़्ज़ब लिबास पहनने पर तलबा के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उन्होंने खुद अपना एक क्राइटेरिया भी दे दिया है गैर मुहज़्ज़ब लिबास का। अच्छा जी, तो आपको ये बता दें कि क्या क्या चीज़ें डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले तालिब इल्म सज़ा का मुस्तहिक होगा। और अच्छा, बताया जा रहा है जो कि मेल स्टूडेंट्स हैं वो ड्रेस पैंट, शर्ट और शलवार कमीज़ों के साथ वेस्ट कोट पहन सकते हैं, और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं हाउ अनकंफर्टेबल वुड इंजीनियरिंग स्टूडेंट बी जीन्स वगैरह अलाउड नहीं है, ड्रेस पैंट एंड अ वेस्ट कोट, तो जीन्स अलाउड नहीं है। और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बाजुओं के बगैर यानी स्लीवलेस और कम लंबाई वाली कमीज़ें नहीं पहन सकते। तो पता नहीं कौन डिसाइड आके इंची टेप लेके उनको चेक किया करेगा रोज़ कि उनकी कमीज़ें घुटनों से नीचे जा रही हैं कि नहीं। और स्टूडेंट्स बड़े गले, छोटी कमीज़ें और स्किनी पैंट्स जो स्किनीज होती हैं वो भी नहीं पहन सकती। और नए नोटिफिकेशन में स्टूडेंट्स के दुपट्टा और स्कार्फ लेने की पाबंदी जो है वो हटा दी गई है, वरना पहले ये भी था कि दुपट्टा या स्कार्फ ज़रूर लेना, तो अब उसको आउट कर दिया है। और ड्रेस कोड और नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना और सज़ा हो सकती है, विच इज़ अ बिग अमाउंट बाय द वे फॉर स्टूडेंट्स के 2000 दे आपने वो ड्रेस कोड नहीं है। तो ऑब्वियसली वी हैव आवर 2 सेंट्स अबाउट दैट एज वेल, लेकिन आज फॉर अ चेंज हमने सोचा है कि हम अपनी ओपिनियन रिजर्व रखेंगे, थोड़ा सा बहुत कुछ कह सकते हैं। और हम समाजी कारकुन महविश वकार से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया महविश, आपने वक्त दिया। महविश, कुछ तालीमी इदारों में तय किया गया है कि वो अपने तलबा और तालिबात को बताएं कि वो क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते। तालीमी इदारे के हुदूद के अंदर तक इंतज़ामिया को ये इख्तियार होना चाहिए कि कमीज़ों की लंबाई और क्या होते हैं छोटाई मतलब व्हाटएवर इट इज, बताएं उनको क्यों ये इंटरेस्ट है इसमें। जी, मेरे ख्याल में कुछ हद तक थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने देखा है आजकल के बच्चे जो स्कूल और कॉलेज जा रहे होते हैं, कई अपने चप्पलों में जा रहे होते हैं, पजामे पहन के जाते हैं, तो कुछ हद तक अगर वो सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी इम्पोज करें स्टूडेंट्स पर जस्ट टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो ठीक है। अगर वो ये इस्तेमाल करते हैं एज एन एक्सक्यूज़ फॉर मॉरल पुलिसिंग कि आप ये स्लीवलेस शर्ट नहीं पहन सकते, आप ये कपड़ी नहीं पहन सकते, देन मेरे ख्याल में वो गलत। अच्छा ठीक है, मैं यू आर वेरी राइट, मतलब आपने ये पॉइंट ज़रूर डाला है कि मतलब बिल्कुल ही चप्पलों में ना आ जाए और अपने पजामाज में ना आ जाए, तो थोड़ा सा उनको सेंस ऑफ डेकोरम ज़रूर देना चाहिए। महविश, UET एक इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है और बड़े तालीमी इदारों में से एक है। यहाँ पढ़ने के लिए जाने वाले की तालीमी काबिलियत हो भी, लेकिन इसे अपने पहनावे पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो ये तो इंसाफ नहीं है। आप इत्तेफाक करती हैं इस बात से? जी, कुछ हद तक ये भी हो सकता है कि अगर जो यूनिवर्सिटी है इस तरह की चीज़ इम्पोज करी है कि अगर आप बुर्का या नकाब नहीं पहन सकते, जिस तरह फ्रांस और दूसरे बैरूनी मुल्कों में कुछ कई जगहों के किया है, तो उस तरह तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, आपको कोई और ऑप्शन लेनी पड़ेगी। मगर कुछ हद तक आपकी थोड़ी बहुत मैच करती हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े
फॉर अ गुड एजुकेशन आई थिंक हो सकता है। अच्छा, ये लास्ट हम जानना चाहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटियाँ इस तरह के कानून बना रही हैं तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि फिर यूनिफॉर्म दे दें? मतलब है कि हर एक को क्या चेक करेंगे, क्या पहना है क्या नहीं पहना, वो लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी पहुंच के भी अब यूनिफॉर्म पहनना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ही सैड बात है। सारा चाम ही यूनिवर्सिटी जाने का ये होता था कि यूनिफॉर्म नहीं है। बट महविश आप बताइएगा, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? जी, यूनिफॉर्म जो है, एक केस ये भी बन सकता है कि यूनिफॉर्म जो है एक सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी एज यू से होता है, उसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन कोई गरीब है, कौन अमीर है, क्या क्लास है, क्या नहीं है, क्या बैकग्राउंड है, सारे एक जैसे होते हैं। सो उस तरह भी हो सकता है, ये भी कुछ केसेस आर्ग्यू किए हैं लोगों ने। मगर एक ऑब्वियसली सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी जो होती है, जो कॉलेज में होनी चाहिए, जो स्कूल में नेसेसरली नहीं होती, बट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल पर जो होनी चाहिए, वो कुछ जो कटिंग शायद नहीं इम्पोज करना चाहिए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका माविश। ऑब्वियसली एक बेसिक डेकोरम होना चाहिए, हम भी ये कहते हैं, हम भी जिन यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ा है वहाँ भी बेसिक डेकोरम था। चप्पलें पहन के नहीं जा सकते थे, जूते पहनना लाजमी होते थे, लेकिन जाहिर है कोई ये नहीं चेक कर रहा होता था कि कितनी लंबी है कितनी छोटी कमीज पहनी हुई है। एग्जैक्टली, आई एम गोइंग टू रिजर्व माय कमेंट्स एंड माय जजमेंट, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको किस तरह टैकल किया जा सकता है। कि ऊपर से आके एडमिनिस्ट्रेशन बताए कि क्या पहनना है क्या नहीं, कितना फाइन होगा, ये अच्छा नहीं है, लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेटिव होना बहुत जरूरी है। आज में फैसल पे आपने देखा बत्तियां शत्तियां लग गई हैं, फुल डेकोरेशन हो रही है, फुल ऑन है जी। आपको फिर से एक दफ़ा बता दें अगर आपको नहीं पता, और अगर नहीं पता तो क्यों नहीं पता, ये तो पता होना चाहिए कि कराची में PSL के मैचेस जो हैं वो होंगे और वो कराने की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों पर हैं। सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से लेकर पुलिस हुकाम तक सब पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़म हैं। क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे कि सिक्योरिटी भी रहे फुल प्रूफ और शहरियों को भी तकलीफ ना हो? इसी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख टेलीफोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर PSL? जाहिर है आप सारे मैचेस कराची में ही होंगे, कोई क्या आपका इरादा है जिससे शहरी भी मुतासर ना हो, उनकी आमदोरफ्त और मामूलात ज़िंदगी, और मैचेस भी ज़बरदस्त तरीके से होते रहें? जी हाँ, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन कराची को मुबारकबाद के PSL इज बैक, क्रिकेट इज रादर बैक इन कराची अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। और अभी 8 मैच हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पूरा PSL इधर आएगा। फ्रॉम आवर साइड जो हमारे पिछले मैचेस होते रहे हैं, हम 2.5-3 महीनों से, जिस तरह आपने कहा, CM सिंध से लेके तमाम सिक्योरिटी इदारे और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके हम रिव्यू करते रहे कि पिछले सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी अच्छा रहा था, PSL का सक्सेसफुल इवेंट रहा था, लेकिन उसमें भी जो लैप्सेस हुए जिस हवाले से हम उनको तमाम को मदद रखते हुए अपना सिक्योरिटी प्रोग्राम मुरतब किया इस दफ़ा। और उसमें हमने सिक्योरिटी को ओवरऑल 5 लेयर्ड सिक्योरिटी का हमने उसमें किया है। इन द मोस्ट में रेंजर्स होगी जो इनसाइड स्टेडियम जो होगा, उसके बाद SSU, उसके बाद पुलिस, इस तरह हमने लेयर एक सिस्टम बनाया है राइट फ्रॉम होटल्स ऑन द रूट प्लस द स्टेडियम, ऑल अराउंड हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। उसमें तमाम कवर्ड होगा सिक्योरिटी। उसमें पिछले साल लैप्सेस थे कि साइड रोडों पे जो गाड़ियाँ थी उनको हमने रखा है। उसके साथ साथ पिछले 3-4 महीनों से हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। जो भी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं कि इधर कोई मशकूक सस्पेक्ट्स होते हैं, तो उनको भी हमें पिक करते रहे हैं। शेख, ये भी बता दीजिएगा कि जो लोग आएंगे, ऑब्वियसली बड़ी तादाद में लोग आएंगे ये मैचेस देखने, तो उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं कि क्या अपने साथ लाएं, क्या ना लाएं, किस टाइम तक आ जाएं? 2 घंटे पहले हमने सुना है कि स्टेडियम्स को क्लोज कर दिया जाएगा, एंट्रेंसेस को। बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना है। हमने प्रॉपर जब मीडिया ब्रीफिंग दी थी उसमें यही गुजारिश की थी कि अगर 7 बजे मैच शुरू होगा तो 2 बजे इंशाल्लाह ताला गेट्स खुल जाएंगे। तो यू शुड डू योर बेस्ट टू बी इनसाइड स्टेडियम बाय, आप 2 बजे से आना शुरू हो जाएं, गेट्स खुले होंगे, आपके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी होंगे। और उसमें डूज एंड डोंट्स की भी हमने लिस्ट जारी की है। मैं थोड़ा जितने पॉइंट से मैं बता देता हूँ कि हमने कहा है कि झंडा पाकिस्तान का हो या किसी जो है क्रिकेट जिसको आप सपोर्ट करते हैं PSL की किसी टीम को, उसका हो। और आप स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इनसाइड स्टेडियम, इसके लिए हमने कहा लाइट है, माचिस वगैरह ना हो, एसिड किसी के ना हो, पानी की बॉटल्स ना हो, खाने की इंशाल्लाह ताला अशिया का अंदर इंतजाम होगा, पानी का इंतजाम होगा, और वो चीज़ें न लाएं। इसी तरह की मामूली आपके पास राड कोई ना हो, ऐसा कोई बड़ा डंडा ना हो हाथ में, और अपना ID कार्ड भी गालिबन रखना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमीर शेख हमारे साथ मौजूद है। अपना ओरिजिनल ID कार्ड होना जरूरी है। माचिस, लाइटर, सिगरेट वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते। PSL इवेंट को पिकनिक ना समझिएगा, अपने पूरे खाने और ये पीना टिफिन भी नहीं लेके जा सकते।